हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सब बढ़िया होंगे। ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है और मैं सविता मंडल। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्राचीन भारत में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज मगध राज्य से स्टार्ट करेंगे। 200 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मगध साम्राज्य से। ठीक है, तो मगध साम्राज्य के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था। तो वृद्धरथ था। वृद्धरथ जो है वो मगध का संस्थापक था। ठीक है, और जरासंध इसका पुत्र था। जरासंध इसका पुत्र था। जरासंध का नाम जरासंध क्यों पड़ा था। तो ऐसा माना जाता है कि जरा नाम की राक्षसी थी जिसने इसे जोड़ा था। यानी कि जरासंध जब पैदा हुआ था तो 2 टुकड़ों में विभाजित था और जरा नाम की राक्षसी जो थी उसे दोनों को जोड़ दी थी, इसलिए इसका नाम जरासंध पड़ा है। ठीक है, और वृद्धरथ जो है, एक वृद्धरथ है जो कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक है। ठीक है, ये अलग है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो है वो अलग है और ये अलग है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। आगे देखते हैं, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, और बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठता है। तो 544 ईस्वी में बैठता है। कब बैठता है। 544 ईस्वी पूर्व में। किसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने किसे भेजा था। तो राजवैद्य जीवक को। और बिंबिसार जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था। तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, बिंबिसार की हत्या किसने की थी। तो अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु कौन है। तो बिंबिसार का पुत्र है। ठीक है, बिंबिसार का पुत्र है अजातशत्रु, जिसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर ये अजातशत्रु बैठ जाता है। और बिंबिसार कितने वर्षों तक शासन करता है। तो 52 वर्षों तक। ठीक है, 52 वर्षों तक बिंबिसार गद्दी पर बैठा रहता है। उसके बाद अजातशत्रु जो है उसकी हत्या कर देता है। अजातशत्रु का उपनाम क्या था। तो कुनिक था इसका उपनाम। ठीक है, क्या नाम था। तो कुनिक था। ठीक है, अजातशत्रु प्रारंभ में किसका अनुयायी था। तो जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु किसका अनुयायी था। प्रारंभ में जैन धर्म का था, बाद में बौद्ध धर्म को अपना लेता है। ठीक है, बौद्ध धर्म को बाद में अपना लेता है। नेक्स्ट है, अजातशत्रु की हत्या किसने की। तो उदयन ने। और उदयन भी जो है अजातशत्रु का पुत्र था। ठीक है, तो जितने भी शासक थे हर्यक वंश के, सभी ने अपने पिता की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठता है। ठीक है, सब जितने भी राजा बने अपने पिता की हत्या करने के बाद ही बने। पाटलिग्राम की स्थापना किसने की। तो उदयन ने की। पाटलिग्राम यानी कि पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र को ही पाटलिग्राम कहा गया है, की स्थापना किसने की। तो उदयन ने की। उदयन का किसका अनुयायी था। तो जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था। तो अंतिम राजा नागदशक था। और ये किसका पुत्र था। तो उदयन का पुत्र था। ठीक है, नागदशक, और अंतिम राजा भी था। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की। तो शिशुनाग ने की। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की। शिशुनाग ने की। ठीक है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ स्थापित किया। तो वैशाली में स्थापित किया। कहाँ स्थापित करता है। तो वैशाली में करता है। ठीक है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था। तो कालाशोक। कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था जो कि उत्तराधिकारी था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था। तो नंदीवर्धन। नंदीवर्धन जो है वो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। ठीक है, नंद वंश के संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो घनानंद अंतिम शासक था। नंद वंश जो है उसका अंतिम शासक घनानंद था। ठीक है, अब सिकंदर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सिकंदर जो है उसका जन्म कब हुआ था। तो 356 ईस्वी 356 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 356 ईस्वी पूर्व सिकंदर का जन्म हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था। तो फिलिप था। फिलिप जो है सिकंदर के पिता का नाम था। सिकंदर किसका शिष्य था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब प्रारंभ किया। तो 326 ईस्वी पूर्व प्रारंभ किया। कब प्रारंभ किया। तो 326 ईस्वी पूर्व जो है भारत विजय का अभियान प्रारंभ किया। ठीक है, सिकंदर का सेनापति कौन था। तो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति है। सिकंदर और राजा पोरस के बीच के युद्ध को किस नाम से जाना जाता है। तो हाडेस्पीज का युद्ध
के नाम से जाना जाता है और इसे झेलम का युद्ध भी कहा गया है, क्योंकि झेलम नदी के पास ये युद्ध होता है, ठीक है। और ये पोरस जो था वो पंजाब का शासक था। पोरस कहाँ का शासक था? तो पंजाब का शासक था, ठीक है। और जो है यहाँ पे युद्ध होता है और सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया? तो व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, ठीक है। और सिकंदर जो है उसे वापस भारत लौटना पड़ गया था, ठीक है ना। सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में हुई थी। कहाँ हुई थी? 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में हुई थी। और यह सिर्फ 33 वर्ष का था। इसकी आयु कितनी थी? तो 33 वर्ष, ठीक है, की अवस्था में ही इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो निर्याकस। निर्याकस सिकंदर का जल सेनापति था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा कौन था? तो बहुकेफला। बहुकेफला जो है सिकंदर का प्रिय घोड़ा था और इसी के नाम से इसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर बसाया था। तो इसी के नाम पर जो है कहाँ पे नगर बसाया था? तो झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी के तट पर नगर बसाया था, ठीक है। और उसका नाम क्या रखा था? तो बहुकेफला, क्योंकि इसका प्रिय घोड़ा था। अब हम लोग देखते हैं आगे मौर्य काल। मौर्य काल कब से कब तक था? तो 322 ईस्वी पूर्व, 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक मौर्य काल रहता है, ठीक है। सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य वंश जो है वो सबसे प्राचीनतम राजवंश है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो 345 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 345 ईस्वी में हुआ था। घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? तो चाणक्य ने की थी। किसने मदद की थी? चाणक्य ने की थी, ठीक है। चाणक्य ने मदद की थी। और चाणक्य कौन था? तो चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था, ठीक है। और चाणक्य का और क्या नाम है? तो कौटिल्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये दोनों किसके नाम हैं? तो चाणक्य के नाम है, ठीक है। और इसने किस पुस्तक को लिखा था? तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने की थी, ठीक है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो 322 ईस्वी, 322 ईस्वी पूर्व बैठा था। चाणक्य या कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त और कौटिल्य दोनों ही चाणक्य का नाम था, ठीक है। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की? तो चाणक्य ने की। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे ज़्यादा मदद किया था, ठीक है। और किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है उसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। और जैन धर्म का अनुयायी था। और इसकी जब मृत्यु होती है तो किस विधि से होती है? तो संलेखना विधि से मृत्यु होती है। और संलेखना विधि जो है जैन धर्म के अंतर्गत आता है। उसमें क्या करना होता है कि अन्न जल को त्याग कर जो है मृत्यु को प्राप्त होता है, ठीक है। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला। कहाँ पे बिताया? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अंतिम समय बिताया। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो 305 ईस्वी पूर्व हराया था, ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति था। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री, इनकी पुत्री थी कार्नेलिया, कार्नेलिया इनकी पुत्री थी, जिनका की शादी ये किससे करता है? तो चंद्रगुप्त से इसकी शादी करता है अपनी पुत्री का, ठीक है। और जब युद्ध में जो संधि होती है, संधि की शर्तों के अनुसार 4 प्रांत जो है वो चंद्रगुप्त को दे देता है। 4 प्रांत कौन कौन सा प्रांत देता है? तो काबुल, कंधार, हेरात और कौन सा देता है? तो और मकरान। ये चारों प्रांत जो है संधि के बाद
चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे दीक्षा ली थी? तो जैनी गुरु थे भद्रबाहु, उनसे दीक्षा ली थी। जैन धर्म जो है दो संप्रदायों में बट गया था, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। तो दिगंबर के जो संस्थापक थे वो भद्रबाहु थे। दिगंबर में नग्न रहने वाले थे और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले किसमें थे? तो श्वेतांबर में थे। ठीक है, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया है? तो एपियानस जो है उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 298 ईस्वी पूर्व श्रवणबेलगोला में हुई। कहाँ हुई? तो 298 ईस्वी श्रवणबेलगोला में। और कैसे इनकी मृत्यु होती है? तो संलेखना विधि से इन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए अपना प्राण त्याग देते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था और उत्तराधिकारी था। ठीक है, बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो 298 ईस्वी पूर्व। कब बैठा था? तो 298 ईस्वी पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो सिंहसेन। सिंहसेन कहा गया है बिंदुसार को। किसमें? तो जैन ग्रंथ में कहा गया है। किसने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है? तो बौद्ध विद्वान तारानाथ ने। बौद्ध विद्वान थे तारानाथ, उन्होंने 16 राज्यों का विजेता बताया। किसे? तो बिंदुसार को। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक। अशोक बिंदुसार का पुत्र था और उत्तराधिकारी था। ठीक है, किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी? तो अशोक ने की थी। अशोक सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी। सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया था? तो कारुबाकी। पहले राजाओं की पत्नी बहुत सारी हुआ करती थी, तो जिनमें की कारुबाकी जो हैं वो उनसे प्रभावित हुए थे। ठीक है, अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो 269 ईस्वी में बैठता है। ठीक है, अशोक कब बैठता है? तो 269 ईस्वी पूर्व। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का राज्यपाल था। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? तो अशोक का नाम क्या था? तो देवान प्रियदर्शी। किस राजा ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार देखकर बौद्ध धर्म को अपना लिया? अशोक ने अपनाया था बौद्ध धर्म को कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर। कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो 261 ईस्वी पूर्व। कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है पुराणों में? अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। किसने दी थी? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी बौद्ध धर्म की दीक्षा। ठीक है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और ब्राह्मी लिपि का जो है भारत में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है भारत और पाकिस्तान में। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख, ये 3 तरह के अभिलेख थे, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ठीक है, तो शिलालेख कितने थे? तो शिलालेख की संख्या कितनी थी? 14 शिलालेख हैं। और 14 में क्या वर्णन किया गया है? तो पहला में क्या है? तो पहला में वर्णन किया गया है कि इसमें पशुओं की बलि की निंदा की गई है। पशुओं की जो बलि की जाती है उसकी निंदा किसमें की गई है? तो पहले
शिलालेख में पशुओं की बलि की निंदा की गई है, ठीक है। और दूसरा में क्या किया गया है, तो मनुष्य एवं पशु दोनों के चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। दोनों का चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किसमें है, तो दूसरा अभिलेख में किया गया है। और तीसरा अभिलेख में क्या है, तो तीसरा अभिलेख में जो है राज्य के अधिकारियों को यह आदेश दिया गया था कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। और इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। धार्मिक नियमों का भी उल्लेख जो है तीसरा अभिलेख में किया गया है। और राज्य के अधिकारी जो थे उन्हें आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। और चौथा अभिलेख में क्या है, तो चौथा अभिलेख में जो है, इस अभिलेख में भेरी घोष जो है उसकी जगह पे किसका प्रयोग किया गया है, तो धम्म घोष का प्रयोग किया गया है। धम्म घोष का प्रयोग किया गया है। धम्म घोष में क्या होता है कि धम्म घोष में जितने भी धर्म को मानने वाले हैं, जो भी धर्म है, सभी का सम्मान किया गया है, ठीक है, धम्म घोष में। पांचवा अभिलेख में क्या है, तो पांचवा अभिलेख में है धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। धर्म महामात्र जो होते हैं उनके नियुक्ति की जानकारी किसमें मिलती है, तो पांचवा शिलालेख में मिलती है। और छठा शिलालेख में क्या है, तो आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आत्मनियंत्रण की शिक्षा किसमें दी गई है, तो छठा अभिलेख में दी गई है, ठीक है। छठा अभिलेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। और सातवां और आठवां अभिलेख में क्या है, तो सातवां आठवां दोनों ही अभिलेख में क्या है, तो अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है। अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किसमें है, तो सातवां और आठवां दोनों ही शिलालेखों में अशोक की एक तीर्थ यात्राओं का वर्णन है, ठीक है। और नौवां शिलालेख जो है उसमें क्या है, तो सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। क्या उल्लेख किया गया है, तो सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसका एक अलग से वीडियो बना हुआ है, वहाँ पे आप इसे अच्छे से देख लेना, ठीक है। और नेक्स्ट है 10वां शिलालेख। 10वां शिलालेख में क्या है, तो इसमें अशोक ने आदेश दिया था कि राजा तथा उच्च अधिकारी जो है हमेशा प्रजा की हित में सोचेंगे, ठीक है। तो राजा और जितने भी राजा हैं और उच्च अधिकारी हैं वो क्या करेंगे, तो प्रजा के हित में सोचेंगे। 11वां शिलालेख में क्या है, तो धम्म की व्याख्या की गई है। धम्म की व्याख्या किसमें की गई है, तो 11वां शिलालेख में की गई है, ठीक है। 12वां शिलालेख में क्या है, तो इसमें जो है स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों की सम्मान की बात की गई है। तो स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की बात किसमें कही गई है, तो 12वां शिलालेख में की गई है, ठीक है। और 5वां शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय की जानकारी मिलती है, ये याद रखना आप, इसमें कंफ्यूज मत होना। 13वां शिलालेख में क्या है, तो 13वां शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें किया गया है, तो 13वां शिलालेख में किया गया है, ठीक है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। और अशोक का हृदय परिवर्तन भी जो होता है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है, उसका वर्णन भी 13वां शिलालेख में है। और इसमें पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन किया गया है, ठीक है। और 14वां शिलालेख में क्या है, तो 14वां शिलालेख में जो है अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है, 14वां शिलालेख में है, ठीक है, 14वां शिलालेख में। तो आगे हम लोग देखते हैं, अशोक के अभिलेख की खोज किसने की थी, तो पादरेटी फेन थैलर ने की थी। कब की थी, तो 1750 ईस्वी में की थी, ठीक है, 1750 ईस्वी में की थी। किसने की थी, तो पादरेटी फैन थेलर ने की थी। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसे मिली, तो जेम्स प्रिंसेप को मिली है, जो कि अंग्रेज थे, ठीक है, एक अंग्रेज को मिली है, जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में। कब मिली, तो 1837 ईस्वी में मिली है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, तो 7 है। स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, 7 है। शिला लेखों की संख्या कितनी थी, तो 14 थी, ठीक है। अशोक के स्तंभ लेख किस लिपि में लिखी गई है, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। किस लिपि में लिखी गई है, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। रानी अभिलेख किस अभिलेख को कहा गया है, तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी अभिलेख कहा गया है। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है, 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। 7वां अभिलेख जो है वो सबसे
लंबा है। अशोक के किस शिलालेख में यह घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य जो हैं मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार एक कूना यानी कि कंधार अभिलेख भाषाओं में से प्राप्त हुआ है। तो किस भाषाओं में प्राप्त हुआ है? तो ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में प्राप्त हुआ है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो चक्र कहा जाता था प्रांतों को। प्रांतों के प्रशासक क्या कहलाते थे? कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक। क्या कहे जाते थे? तो कुमार, आर्यपुत्र या फिर राष्ट्रिक कहे जाते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो ग्राम कहलाती थी। क्या कहलाती थी? तो ग्राम कहलाती थी। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? नायक। सेना का जो नेतृत्व करने वाला अधिकारी होता था, पूरा सेना का जो नेता होता था, वो क्या कहलाता था? नायक कहलाता था। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग किसके अधीन था? तो महामात्य सर्प के अधीन था। किसके अधीन था? महामात्य सर्प के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? तो गूढ़ पुरुष कहा गया है। गुप्तचर को क्या कहा गया है? तो गूढ़ पुरुष कहा गया है। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता है? तो संस्था कहा जाता है। जो एक स्थान पर रहकर कार्य करते हैं उसे क्या कहा जाता है? संस्था कहा जाता है। और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो संचार। एक जगह पे संस्था और घूम भ्रमण करके करने वाले कार्य को संचार कहा जाता है। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो राजुक। राजुक कौन कहलाते थे? तो जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश जो होते थे वे राजुक कहलाते थे। सरकारी भूमि क्या कहलाता था? तो सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। जो सरकारी भूमि होती थी उसे सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि क्या कहलाती थी? तो अदेव मातृक। अदेव मातृक किसे कहा गया है? तो बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा गया है। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला क्या कहलाती है? तो रूपा जीवा। रूपा जीवा किसे कहा गया है? तो स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को कहा गया है। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किस राजा ने की थी? कश्मीर के राजा प्रवर्तक ने की थी। किसने की थी? तो कश्मीर के राजा प्रवर्तक ने की थी नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वृद्धरथ था। ठीक है, ये वृद्धरथ जो है वो मौर्य वंश का अंतिम शासक है। और एक वृद्धरथ हम लोग पढ़े थे जो कि मगध की स्थापना की थी। ठीक है, जिसका पुत्र जरासंध था। वृद्धरथ की हत्या किसने की थी? तो पुष्पमित्र शुंग। पुष्पमित्र शुंग कौन है? तो वृद्धरथ का सेनापति था जिसने कि वृद्धरथ की हत्या की। और पुष्पमित्र शुंग जो है हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठा और शुंग वंश की स्थापना पुष्पमित्र शुंग ने किया। और पुष्पमित्र जो शुंग जो था वो ब्राह्मण था। ठीक है। मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो पन जो है वो प्रचलित थी। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। कुणाल अशोक का पुत्र था जो कि उत्तराधिकारी था। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक चंद्रगुप्त के समकालीन थे, क्योंकि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य हैं। ठीक है, चाणक्य हैं। और चाणक्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो है मंत्री थे। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला प्रसिद्ध केंद्र था। और इसमें शिक्षक थे चाणक्य। ठीक है। यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके राजदरबार में भारत भेजा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में भारत भेजा। सेल्यूकस निकेटर जिसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो 305 ईस्वी में। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो मेगास्थनीज ने की थी। मेगास्थनीज कौन है? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। ठीक है।
किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है? विशाखदत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन किया गया है। ठीक है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। विशाखदत्त जो है वो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। ठीक है, किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? इंडिका में। और इंडिका किसकी पुस्तक है? तो मेगास्थनीज की। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? कुणाल ने। कुणाल कौन है? तो अशोक का पुत्र है। ठीक है, मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 नहीं होगा, 7 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। और कौन कौन सा भाग है? पहला है दार्शनिक, दार्शनिक है। दूसरा क्या है? किसान, किसान है। तीसरा क्या है? तीसरा अहीर है। तीसरा क्या है? तीसरा अहीर है। चौथा है कारीगर, कारीगर है। पांचवा में कौन आता है? सैनिक, सैनिक है। छठा कौन है? तो निरीक्षक, निरीक्षक। एवं सातवां कौन है? तो सातवां है सभासद, सभासद। ये 7 भागों में जो है बांटा गया है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक, जो उसकी पुस्तक है इंडिका, उसमें समाज को 7 भागों में बांटा है। ठीक है, 7 भागों में बांटा है। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किससे बना था? लकड़ी से बना था। किससे बना था? तो लकड़ी से बना था। किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है जिससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। किसने स्थापित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया है। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भाब्रू स्तंभ में। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो कालसी में स्थित है। उत्तराखंड में कालसी में अशोक का शिलालेख स्थित है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था, जिसने कि 1837 ईस्वी में शिलालेख को पढ़ा था। कब पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में। किसमें है? 13वें शिलालेख में है कलिंग युद्ध का विजय, क्षत्रियों का वर्णन। और क्या है? तो और अशोक का जो है हृदय परिवर्तन की बात भी इसी में कही गई है। कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? अशोक जनता के संपर्क में रहता था। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? किस? विशाखदत्त की पुस्तक है। ठीक है, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की है और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो मास्की में मिलता है। किसमें मिलता है? तो मास्की में मिलता है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने की श्रीनगर की स्थापना। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में किया गया है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो चाणक्य ने की है। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक है, मौर्य काल में एग्रोनामी किसको कहा जाता है? तो सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एग्रोनॉमी, तो सड़क निर्माण अधिकारी को। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो शिलालेख। शिलालेख से अशोक की जानकारी मिलती है। ठीक है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसने कहा था? मेगास्थनीज ने कहा था। ठीक है, मेगास्थनीज जिसकी पुस्तक इंडिका है और यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। वह प्रांत कौन सा था? उज्जैन। उज्जैन का गवर्नर था अशोक। ठीक है, किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था? तो अशोक ने भेजा था। और अशोक के पुत्र और पुत्री का नाम क्या था? तो अशोक का पुत्र था महेंद्र, महेंद्र पुत्र था।
और पुत्री थी संघमित्रा। संघमित्रा, ठीक है। अशोक और संघमित्रा जो है इसके अशोक के पुत्र और पुत्री थे, जिन्हें की बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? 15 अभिकरणों में विभाजित है। कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो 15 अभिकरणों में विभाजित है। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर पाया गया है? तो अफगानिस्तान में पाया गया है। कहाँ पाया गया है? तो अफगानिस्तान में पाया गया है। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम पृथक शिलालेख में घोषणा की है, ठीक है। किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लाया गया था? चुनार से लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? चुनार से लाया गया था। किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो आषाढ़ में, यानी कि जुलाई में मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है, ठीक है। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट पर्व में मिलता है, ठीक है। जैन ग्रंथ जो है परिशिष्ट पर्व जैन ग्रंथ है, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ था? तो सेल्यूकस से हुआ था, ठीक है। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था, ठीक है। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? सैंड्रोकोट्स नाम दिया था, ठीक है। क्या नाम दिया था? तो सैंड्रोकोट्स। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है? तो मुद्रा राक्षस में कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया है। किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तमिल ग्रंथ अहनानूर में पता चलता है। तमिल ग्रंथ है अहनानूर, जिसमें कि पता चलता है, ठीक है, कि दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है। चाणक्य किस विद्यालय में शिक्षक थे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? तो बिंदुसार ने प्राप्त किया। चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंदुसार, उसके बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठता है। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का। किस संप्रदाय का था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तारानाथ ने बताया था। अशोक की माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी। क्या नाम था? शुभद्रांगी अशोक की माता का नाम था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? अशोक ने किया। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल था। खारवेल कलिंग का महान शासक था, ठीक है। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में दोनों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का ही उल्लेख किया गया है। मौर्योत्तर काल। अब हम लोग देखते हैं मौर्योत्तर काल, ठीक है। तो मौर्योत्तर काल कब से कब तक था? तो 150 ईस्वी पूर्व से कितना तक था? तो 319 ईस्वी तक, ठीक है। 319 ईस्वी तक था। 150 ईस्वी से 319 ईस्वी तक, ठीक है। और ये मौर्य शासन कब तक रहा था? तो मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा था। कितने वर्षों तक रहा था मौर्य सम्राट? तो 137 वर्षों तक रहा था। उसके बाद मौर्योत्तर काल आ जाता है। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसने की थी? तो पुष्पमित्र शुंग ने की थी। पुष्पमित्र शुंग कौन था? तो ये जो है बृहद्रथ की हत्या करता है। बृहद्रथ जो है वो मौर्य सम्राट, अंतिम सम्राट था बृहद्रथ, ठीक है। बृहद्रथ जो था वो अंतिम सम्राट था और इसकी हत्या करता है पुष्पमित्र शुंग ने। पुष्पमित्र शुंग बृहद्रथ का सेनापति था, ठीक है, सेनापति था। और इसकी हत्या 185 ईस्वी में करता है। 185 ईस्वी पूर्व इसकी हत्या कर दी गई और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ठीक है, पुष्पमित्र शुंग ने। और पुष्पमित्र शुंग जो है वो कौन था? तो ब्राह्मण था, ठीक है, ब्राह्मण था। आगे देखते हैं शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्पमित्र शुंग ने। शुंग वंश के शासक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? विदिशा में। कहाँ स्थापित की थी? तो विदिशा में स्थापित की थी। पुष्पमित्र ने कितने बार अश्वमेध यज्ञ किए? 2 बार किए हैं। कितने बार किए हैं? तो 2 बार किए हैं। और इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। किसने यज्ञ कराए थे? तो पतंजलि ने कराए थे। पतंजलि ने कराए थे, ठीक है। भरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? पुष्पमित्र शुंग ने करवाया। पुष्पमित्र शुंग जो है भरहूत
स्तूप का निर्माण करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति। देवभूति जो है वो अंतिम शासक था। और देवभूति की हत्या कब हुई थी? तो 73 ईस्वी पूर्व में हत्या हुई थी और वासुदेव ने की थी। किसने की थी? वासुदेव ने की थी पुष्प देवभूति की हत्या, ठीक है। और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना करता है देवभूति की हत्या करने के बाद। और फिर कण्व वंश की स्थापना किसने किया? तो वासुदेव ने किया है, ठीक है। कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था? तो सुशर्मा था। सुशर्मा अंतिम राजा था। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने की थी। सिमुक जो है वो 60 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी थी, ठीक है। सुशर्मा जो है इसकी हत्या किसने की थी? तो सिमुक ने की थी। और कब की थी? कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था? तो सुशर्मा था, ठीक है। अंतिम राजा सुशर्मा था। इसकी हत्या किसने की थी? तो सिमुक ने की थी। सिमुक इसकी हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना करता है। सिमुक सातवाहन की स्थापना किसने की थी? तो सिमुक ने की थी, ठीक है। सुशर्मा की हत्या करने के बाद सिमुक जो है वो सातवाहन वंश की स्थापना करता है। और इसकी हत्या कब की गई थी? तो 73 ईस्वी पूर्व हत्या की गई थी, ठीक है। और मगध की गद्दी पर जो है सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे? तो हाल और एवं गुणाढ़ जो थे वो प्रसिद्ध जो है साहित्यकार थे, ठीक है। सातवाहन आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की थी। सातवाहन के जो शासक थे उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो प्रतिष्ठान में। प्रतिष्ठान में अपनी राजधानी स्थापित की थी। सातवाहन शासकों ने किन मुद्राओं का प्रचलन किया था? तो चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे, इन सब से बनी हुई मुद्राओं का प्रचलन किया था, ठीक है। और सीसे के सिक्के चलाने वाला पहला वंश कौन था? तो सातवाहन वंश था। सीसा का सिक्का किसने सबसे पहले चलाया था? तो सातवाहन वंश ने चलाया था। और ये सीसा का सिक्का जो है रोम से लाया जाता था। कहाँ से लाया जाता था? तो रोम से लाया जाता था, ठीक है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन थे? कौन कौन थे प्रमुख शासक? ये एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, जिसने की सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सातकर्णी थे, ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। ये सब जो हैं और भी थे, लेकिन ये सब प्रमुख थे, इसलिए प्रमुख लोगों का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। गौतमी पुत्र सातकर्णी, एक सातकर्णी है और एक गौतमी पुत्र सातकर्णी है, ठीक है। ये दोनों हैं। और कौन थे? तो और वशिष्ठी पुत्र कौन थे? तो पुलुमवी थे। और कौन थे? तो यज्ञश्री सातकर्णी थे, ठीक है। यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक है। ये सब जो है प्रमुख सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे। ब्राह्मणों की भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किन शासकों ने सर्वप्रथम किया? तो सातवाहन शासक जो थे उन्होंने ही ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किया था, ठीक है। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ किया था। कौन कौन सा यज्ञ किया था? तो 2 जो है अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अश्वमेध यज्ञ 2 कराए थे और राजसूय यज्ञ कराए थे, ठीक है। 1 राजसूय यज्ञ। ये सब भी प्रमुख है, तो इसे भी आप देख लेना। और हाल जो है वो सप्तशतक और गुणाढ़ के बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की थी। ये दोनों जो साहित्यकार हैं, यहाँ पे देखिए, ये दोनों जो साहित्यकार हैं, सातवाहन शासकों के जो प्रमुख साहित्यकार हैं हाल एवं गुणाढ़, इन्होंने किसकी रचना की थी? तो बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की थी, ठीक है। आगे देखते हैं, सातवाहन
की भाषा एवं लिपि क्या थी? तो प्राकृत भाषा थी और ब्राह्मी लिपि थी। क्या थी? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि थी। और सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां जो थी कार्ले का चैत्य और कार्ले का चैत्य, अजंता एवं अलोरा की गुफाओं में अमरावती कला का विकास किया था। किसका किसका हुआ था? तो सातवाहन शासकों का महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां कौन कौन सी थी? तो कार्ले का चैत्य था और अजंता एवं अलोरा की गुफाओं का निर्माण किया था। ठीक है। और अमरावती की कला ये सब का जो है, ये जो इम्पोर्टेंट है, इनका स्थापत्य कृतियां जो थी सातवाहनों की थी। ठीक है। सातवाहनों का समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक समाज था। ठीक है। यहाँ पे पहले भी आप देख चुके हैं कि गौतमी पुत्र सतकर्णी यानी कि सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी यानी कि गौतमी पुत्र जो कि उनकी माँ थी, तो मातृसत्तात्मक ही होगा, इससे भी पता चलता है। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया? तो बैक्ट्रिया के शासक डिमिट्रियस ने किया। किसने किया? तो बैक्ट्रिया के शासक डिमिट्रियस ने किया था भारत पर सबसे पहला आक्रमण। हिंदी यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन था? तो कौन था विख्यात? तो मिनांडर था। ठीक है। मिनांडर जो है वो सबसे विख्यात था। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो बैक्ट्रिया के शासक डिमिट्रियस ने किया था। किसने किया था? तो बैक्ट्रिया के शासक थे डिमिट्रियस, उन्होंने किया था। ठीक है। और वे जो हैं 190 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। कब किया था? तो 190 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण किया था और अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बहुत बड़े भाग का अधिकार कर लिया था। पहले जो है अफगानिस्तान भी जो है किसके अंदर था? तो भारत के अंदर आता था। ठीक है। तो भारत पर आक्रमण जब किया था तो अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। और इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया था। किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो साकल को अपनी राजधानी बनाया था। इसे ही हिंद यूनानी और बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया है। ठीक है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन हुआ? तो मिनांडर सबसे अधिक विख्यात हुआ। और भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या था? तो हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण है। ठीक है। तो ये सब विदेशी थे। हिंद यूनानी थे, उसके बाद शक आए, उसके बाद पल्लव और कुषाण। ठीक है। ये सब जो थे विदेशी आक्रमणकारी थे। मिनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी? तो नागसेन से शिक्षा ली थी, जिन्हें कि नागार्जुन भी कहा गया है। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर किस पुस्तक में संग्रहित है? तो मिलिंद पनोह में संग्रहित है। किसमें संग्रहित है? तो मिलिंद पनोह में संग्रहित है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किया था? तो हिंद यूनानियों ने जारी किया था सबसे पहले सोने के सिक्के। हिंद यूनानी शासकों ने कौन सी कला चलाई थी? तो हेलेनिस्टिक आर्ट चलाई थी। हेलेनिस्टिक आर्ट किसने चलाई थी? तो हिंद यूनानी शासकों ने चलाई थी। ठीक है। हिंद यूनानी प्रथम शक राजा कौन था? तो मौ था। मौ जो है वो प्रथम शक राजा था। शक कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है। यूनानियों के बाद शक आए थे। ठीक है। किसके बाद आए थे? तो यूनानियों के बाद आए थे। और शकों की जो है 5 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? तो 5 शाखाएं थी। और हर शाखा की राजधानी कौन थी? तो भारत और अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान जो है हर शाखा की राजधानी थी। भारत और पाकिस्तान में अलग अलग भागों में थी। ठीक है। भारत में थी राजधानी और अफगानिस्तान के इन दोनों जगह ही जितनी भी राजधानी थी इन दोनों के अंदर ही थी। ठीक है। तो पहली शाखा में अफगानिस्तान, दूसरी शाखा में क्या था? तो
पंजाब। पहली शाखा में ये 5 शाखा कौन जो था, 5 शाखा में पहली शाखा में क्या था, तो पहली शाखा में था अफगानिस्तान, अफगानिस्तान था। दूसरी शाखा में पंजाब, पंजाब था जिसकी राजधानी क्या थी, तो तक्षशिला राजधानी थी, ठीक है। तीसरी शाखा में क्या थी, तो तीसरी शाखा में मथुरा, मथुरा थी। चौथी शाखा में क्या थी, तो पश्चिमी भारत, पश्चिमी भारत चौथी शाखा में थी। और पांचवी शाखा में क्या थी, तो दक्कन, उत्तरी दक्कन। ये पांचों शाखा थी, ठीक है। पर प्रभुत्व स्थापित किया था शक ने। शक किस लिए आए थे, तो शक क्यों आए थे भारत, तो चारागाह की खोज में आए थे। किसकी खोज में आए थे, तो चारागाह की खोज में भारत आए थे, ठीक है। चारागाह की खोज में भारत आए थे और यहाँ पे आके बस गया, ठीक है। शक कहाँ के निवासी थे, तो मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, मध्य एशिया के निवासी थे, ठीक है। और 58 ईस्वी पूर्व उज्जैन का एक स्थानीय राजा था जिसने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और किसकी उपाधि धारण की, तो विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जिन्होंने कि शकों को जो है पराजित करके यहाँ से बाहर खदेड़ दिया और खुद किसकी उपाधि धारण कर ली थी, तो विक्रमादित्य की। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो रुद्रदामन प्रथम सबसे प्रतापी शासक था। गिरनार अभिलेख किसने जारी किया, तो रुद्रदामन ने जारी किया। रुद्रदामन कौन था, तो शक था, ठीक है, शक वंश का था और सबसे प्रतापी शासक था। भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे, क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे, तो क्षत्रप कहते थे, ठीक है। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस कुषाण वंश के संस्थापक थे। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, तो कुजुल कडफिसेस हैं। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, कनिष्क, कनिष्क सबसे प्रतापी राजा था कुषाण वंश का, ठीक है। और पल्लव के बाद कुषाण आए थे। किसके बाद कुषाण आए थे, तो पल्लव के बाद कुषाण आए थे। पल्लव के बाद कुषाण आए थे जो कि यूची और तोखरी भी कहलाते थे। क्या कहलाते थे, यूची एवं तोखरी, यूची एवं तोखरी कहलाते थे। कौन कहलाते थे, तो कुषाण कहलाते थे, ठीक है। पार्थियन लोगों को ही पल्लव कहा गया। पल्लव किसे कहा गया है, तो पार्थियन जो लोग थे उन्हें ही पल्लव कहा गया है। और यूची नामक एक कबीला था, ठीक है, जो 5 कुलों में बट गया था, उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण। यूची नाम का जो एक कबीला था, यूची नाम का एक कबीला था जिसे कि 5 कुलों में बांटा गया था। 5 कुलों में बांटा गया था जिसमें से एक कौन था, तो कुषाण था, ठीक है। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो कनिष्क था। और कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संबंध चलाया था। कब चलाया था, तो 78 ईस्वी में शक संबंध चलाया था, ठीक है, जिसे कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। शक संबंध को प्रयोग में लाया जाता है भारत सरकार के द्वारा। किसने चलाया था, तो कनिष्क ने चलाया था 78 ईस्वी पूर्व में। तो यहाँ पे देखिए शक संबंध किसने चलाया, कनिष्क ने चलाया। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के अनुयायी थे, तो महायान के संप्रदाय के अनुयायी थे, ठीक है। और बौद्ध धर्म के चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में कुंडल वन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। तो किसके शासन काल में हुई थी, कनिष्क के शासन काल में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो कुंडल वन कश्मीर में, कश्मीर में जो है प्रसिद्ध विद्वान थे वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। कनिष्क का राजवैद्य कौन था, चरक कनिष्क का राजवैद्य था। और चरक जो है चरक संहिता की रचना की थी। चरक किसकी रचना की थी, तो चरक संहिता की रचना की थी। महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है, वसुमित्र हैं महाविभास के रचनाकार, ठीक है।
बौद्ध धर्म के विश्वकोश किसे कहा जाता है? वसुमित्र को बौद्ध धर्म के विश्वकोश कहा जाता है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अश्वघोष ने की। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो अश्वघोष ने की। भारत कांस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है। माध्यमिक सूत्र किनकी पुस्तक है? नागार्जुन की पुस्तक है माध्यमिक सूत्र। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में इन दोनों शैली का विकास हुआ है। ठीक है, गंधार शैली एवं मथुरा शैली। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था अंतिम शासक कुषाण वंश का। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? तो कुषाण थे सबसे प्रसिद्ध। ठीक है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो चीन में सबसे पहले हुआ था। किसके अधीन सातवाहनों के अधिकारों के रूप में कार्य किया है? तो मौर्यों के अधीन कार्य किया है। सातवाहनों ने अधिकारों के रूप में किसके अधीन कार्य किया है? तो मौर्यों के अधीन कार्य किया है। कौन सा कुषाण शासक था जिसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था? कनिष्क। कनिष्क जो है उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली की शैलियों का मिश्रण है थी। किन शैलियों की मिश्रण थी? तो इंडो ग्रीक। ठीक है, इंडो ग्रीक यानी भारतीय यूनानी शैली। ठीक है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर व मथुरा। कहाँ थी राजधानी? तो पुरुषपुर व मथुरा। पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या है? तो पेशावर। पेशावर पुरुषपुर का दूसरा नाम है। चरक किसके राजवैद्य थे? तो कनिष्क के राजवैद्य थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। तक्षशिला किस शैली की कला के लिए प्रसिद्ध है? गांधार कला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गांधार कला के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई किसने चलाई थी? तो इंडो ग्रीक ने चलाई थी। ठीक है, स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इंडो ग्रीक यानी कि बैक्ट्रियन ग्रीक ने चलाई थी। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियां सबसे अधिक है? मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियां सबसे अधिक है। किस वंश के शासकों ने सोने के सबसे पहले अधिक सिक्के जारी किए हैं? तो कुषाण वंश के शासकों ने सोने के सबसे पहले अधिक सिक्के जारी किए हैं। सातवाहनों के समय किस धातु की मुद्रा सर्वाधिक थी? तो सीसा की सर्वाधिक थी। नागार्जुन, अश्वघोष व वसुमित्र किसके समकालीन है? कनिष्क के समकालीन हैं ये तीनों, नागार्जुन, अश्वघोष व वसुमित्र। ठीक है, तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला जो है पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। कुषाण के काल में सबसे अधिक विकास के क्षेत्र में हुआ है? तो वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ है। सातवाहनों ने अपना शासन कहाँ शुरू किया? महाराष्ट्र में अपना शासन शुरू किया था। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? पैठन थी सातवाहनों की राजधानी। किस सातवाहन सम्राट ने गाथा सप्तशयी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? तो हाल ने की है। ठीक है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? सातवाहन का था सबसे प्रभावशाली राज्य। बुद्ध की बड़ी प्रतिमा किसके काल में बनाई गई? कुषाण के काल में बनाई गई सबसे बड़ी प्रतिमा बुद्ध की। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो कण्व वंश ने राज्य किया। ठीक है, और कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? तो वसुदेव ने की थी। ठीक है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेग चाओ ने हराया था। किस जनरल ने हराया था चीनी को? तो पेग चाओ ने, चीनी जनरल था पेग चाओ। ठीक है, जिसने कनिष्क को हराया था। प्राचीन भारत के महान व्याकरण विद्वान पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्पमित्र के समकालीन थे। पुष्पमित्र शुंग जो थे, शुंग वंश के संस्थापक, उसके समकालीन थे। भारत में किसके द्वारा पहली बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? तो इंडो ग्रीक के द्वारा पहली बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में किसका शासन था? तो बैक्टीरिया का शासन था उत्तरी अफगानिस्तान में। ठीक है, प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाण ने चलाए। किसने चलाए नियमित रूप से सोने के सिक्के? कुषाण ने चलाए। कनिष्क किस जाति से संबंधित था? चीन के यूची जनजाति से। किस जनजाति से संबंधित था? तो चीन के यूची जनजाति से। ठीक है, भारत कांस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है। पुष्पमित्र किस धर्म का समर्थक था? ब्राह्मण धर्म का समर्थक था, क्योंकि पुष्पमित्र जो था वो ब्राह्मण था। बेस नगर में स्थित गरुण स्तंभ
का निर्माण किसने कराया? तो हेलियोडोर ने कराया। किसने कराया? हेलियोडोर ने कराया। गार्गी संहिता क्या है? तो ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता की रचना किसने की? तो कात्यायन ने की है। किसने रचना की है? कात्यायन ने। कुषाण वंश की स्थापना किसने की? तो कुजुल कडफिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना की है। ठीक है। कनिष्क के को शासन कब प्राप्त हुआ? तो 78 ईस्वी में प्राप्त हुआ कनिष्क को शासन। कनिष्क के कुल का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव जो है वो अंतिम शासक था। कामसूत्र की रचना किसने की? तो वात्सायन ने की। किसने की? वात्सायन ने कामसूत्र की रचना की है। पक्की ईंटों का शुभारंभ किसके काल में हुआ था? कनिष्क के काल में पक्की ईंटों का शुभारंभ हुआ था। ठीक है। किस प्रसिद्ध ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं? महाविभाषा शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं। खारवेल किस वंश का शासक था? चेदी वंश का शासक था खारवेल। ठीक है। किस पुराण में 19 सातवाहन शासकों की चर्चा है? तो वायु पुराण में चर्चा की गई है 19 सातवाहन शासकों की। तो आज का क्लास जो है यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में आता है और अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।